वेलकम बैक क्लास 11C। चिल्ड्रन, अभी हम लोगों ने देखा है कि dt बाई डी टी का क्या फॉर्मूला होता है। dt बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस की। हमने इसके साथ के बाकी टर्म्स कांस्टेंट है, तो हम इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं कि या फॉर्मूला पहले लिख दें। सेंस रेट ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला पीछे लिखा है वो क्या लिखा था, 4 सिग्मा एप्सिलॉन ए टी नॉट क्यूब अपॉन एम सी इंटू डेल्टा टी। इसमें ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसको मैं के लिख दे रहा हूँ, के इंटू डेल्टा टी। इसमें के जो है उसकी वैल्यू है 4 सिग्मा एप्सिलॉन ए टी नॉट क्यूब अपॉन एम सी। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए कि जो हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी उसका टेम्परेचर में सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, if temperature of hot body in Celsius, on Celsius scale is theta degree Celsius, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस, देन हम ये कह सकते हैं कि जो dt बाई डी टी की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी k टाइम्स t माइनस टी नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है ना। तो और इसको जो है ये इसकी यहाँ भी t की जगह थीटा रख सकते हैं, यानी d थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू होगी वो आगे k थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इसमें देखिए थीटा नॉट तो कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है। तो मैंने क्या किया है, अलोंग वाई एक्सिस मैंने टेम्परेचर को ले लिया, टेम्परेचर को वाई एक्सिस के अलोंग ले रखा है। ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने टाइम को लिया हुआ है, टाइम यानी स्मॉल टी। ये सपोज कर लीजिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा नॉट, जो कि फिक्स है, वो डिग्री सेल्सियस में है। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट है, और ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर है थीटा। कभी भी हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम नहीं हो सकता, सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम नहीं होगा। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा, लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम नहीं होगा, इसलिए इस ग्राफ इसके नीचे नहीं जाएगा। ये कूलिंग कर्व बन गया, कूलिंग कर्व। अलोंग वाई एक्सिस मैंने टेम्परेचर थीटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा से लेके थीटा नॉट तक टेम्परेचर जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। फ्रॉम graph we can say that temperature of hot body theta decreases to theta naught, थीटा से थीटा नॉट तक डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। और कभी भी हॉट बॉडी जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। ये भी याद रखिएगा, नोट में मैं लिख दे रहा हूँ कि एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कूल बिलो the temperature of its surrounding, below the temperature of its surrounding। ठीक है। बॉडी जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है कभी भी घट करके सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम नहीं हो सकता। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये एक तरह से लेसन की लास्ट हेडिंग भी होगी, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और वहाँ तक पेपर में आना है आपको। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
चिल्ड्रन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो ल्यूमर एंड प्रिंगजाइम दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया था। उन्होंने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी ली। परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपको हम बता चुके हैं, उस बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, चाहे उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, ठीक है। 100% रेडिएंट एनर्जी जो उस पर इंसिडेंट होगी अगर उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है तो ऐसी बॉडी को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ल्यूमर और प्रिंगजाइम ने क्या किया कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी को एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक गर्म किया, ठीक है। तो जब मैक्सिमम टेम्परेचर कह रहे हैं और टेम्परेचर अगर हम नहीं बता दें तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्लास का टॉपर है तो उसके लिए वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे फुल मार्क्स लाना, और अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो सोचेगा कि मेरे मार्क्स अगर 75% भी आ जाए तो वही बहुत है, और एक अगर फेलियर है तो वो सोचेगा कि मेरे लिए मैक्सिमम मार्क्स 33% है, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर नहीं बता रखा है तो अलग अलग ब्लैक बॉडी के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो यहाँ मैंने 3 बॉडीज़ ले रखी हैं। एक बॉडी के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर T1 है, दूसरी बॉडी के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर T2 है, तीसरी बॉडी के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर T3 है। लेकिन जब तीनों बॉडी का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो ग्राफ देखा गया कि इस तरह से आ रहा है। जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था उसकी जो ई लैम्डा की वैल्यू का पीक है वो सबसे पहले कम हो गया, यानी वेवलेंथ कम है। लेकिन जिसका टेम्परेचर कम था उसकी जो वेवलेंथ बढ़ गई, जिसका और टेम्परेचर कम था उसकी वेवलेंथ और ज़्यादा हो गई है, यानी लैम्डा M1 T1 वाले की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है लैम्डा M1 वो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब एनर्जी सबसे कम होगी। तो इस ग्राफ्स को बनाना है और आपको इस ग्राफ से कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। इसका पहला पॉइंट जो है, पहली बात तो ये देखिए पहले पॉइंट में कि ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि गिवन टेम्परेचर पे रेडिएशन का जो ग्राफ होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट में यही लिख रहा हूँ, एट ए गिवन टेम्परेचर spectrum of black body is black body radiation is continuous. Black body radiation is continuous, ठीक है। ये कर्व कैसा होगा, कंटिन्यूअस कर्व होगा। फिर सेकेंड पॉइंट है कि और ये ग्राफ एक तरह का नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। कर्व इज नॉन यूनिफॉर्म। जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि रेडिएंट एनर्जी फॉर रेडिएशन आर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ में बी डिफरेंट। दैट इज मैं ये लिख सकता हूँ कि रेडिएंट एनर्जी फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ will be different। फिर थर्ड पॉइंट है बच्चों की, जो इसका जो तो थर्ड पॉइंट में देखिए, इस ग्राफ को देखिए अगर आप, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, चाहे मैं T3 ले लूँ, T2 ले लूँ या T1 ले लूँ, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले ई लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है एक मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद वो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये मैंने थर्ड पॉइंट पे लिख दिया है, फॉर ए गिवन टेम्परेचर ई लैम्डा फर्स्ट इंक्रीजेस विथ लैम्डा। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ई लैम्डा की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी, उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। एक साइंटिस्ट थे वीन ने टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन बताया था
इसी ग्राफ को देख करके, और उन्होंने ये बताया था कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम रेडिएशन की वेवलेंथ को मैं लैम्डा एम लिख रहा हूँ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। यानी लैम्डा एम और टी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी अगर मैं इन दोनों के बीच में एब्सोल्यूट टेम्परेचर और मैक्सिमम एनर्जी की जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ है, मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ हमेशा मिनिमम होगी। इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस बी को हम बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट। और बी की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। और इस रिलेशन को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। इस रिलेशन को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इस ग्राफ से पांचवा पॉइंट ये देखा गया है कि अगर मैं किसी भी कर्व का एरिया निकाल लूँ, किसी भी कर्व का एरिया निकाल लूँ, यानी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी स्टीफेंस लॉ को ये वेरीफाई करेगा। यानी एरिया जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T⁴, सेम एज स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ में क्या बताया गया, तो एमिसिव पावर जो होती है, यानी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम पे जो रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक चिल्ड्रन आप लोगों को करना है।